अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। 8 फरवरी 2024 पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस और ये इंतखाबात अब सिर्फ 12 दिन की दूरी पर हैं और पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है क्रॉस द पाकिस्तान हम देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हमारे सियासतदानों ने माजी से कुछ नहीं सीखा या फिर वाकई आवाम जो है वो बहुत माजरत के साथ हम सब आवाम जो है बहुत बेवकूफ़ हैं। क्योंकि बात अगर 2018 से की जाए तो 2018 में इस कौम से वादा किया गया था 5 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घरों की तामीर का। उसके बाद पीटीआई हुकूमत की जो परफॉर्मेंस थी वो आप सबके सामने, और आखिर दम तक इस नारे को तंजिया कैश किया मुल्क की तमाम सियासी जमातों ने, मुखालफिन ने, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल, मुस्लिम लीग नून भी शामिल। लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल यह है कि उनसे कहीं बढ़कर यही सियासी जमातें आवाम से इस वक्त क्या वादे वईद कर रहे हैं, जरा एक नजर इसके ऊपर डालते हैं। 8 फरवरी को जब पूरे पाकिस्तान में शेर की आवाज आएगी तो बिजली 100 यूनिट नहीं चला, 300 यूनिट को मुफ्त करेंगे पाकिस्तानी कौम के लिए। हमने पाकिस्तान के गरीब अवाम जिनका हक बनता है उनसे हमारा दावा है इंशाअल्लाह ताला कि हम सोलर एनर्जी के थ्रू उनको 300 यूनिट्स बिजली पहुंचाएंगे। नवाज शरीफ ने प्लान बना लिया है कि बिजली के बिलों में 30% कमी कैसे करनी है। इन्हीं तमाम खुशकुन ख्यालात के ऊपर हम बात करेंगे। खुर्रम शहजाद इकोनॉमिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम, बहुत शुक्रिया भाई। ये 300 यूनिट बिजली, 200% तनख्वाहों में इजाफा, ये वाकई आवाम बहुत बेवकूफ़ है पाकिस्तान की, या फिर सियासतदान जो हैं उनको पता चल गया है कि किस तरीके से हाँकना है आवाम को? अस्सलाम वालेकुम इमरान, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। ये बिल्कुल ऐसा ही मुझे लग रहा है, क्योंकि कोई सूरत नज़र नहीं आती कि किस तरह से इस तरह के वादों को पूरा किया जाएगा। और मेरे ख्याल में आवाम को भी अब समझ लेना चाहिए कि ये जो है इस तरह के वादे ऑफ कोर्स वोट के लिए ज़्यादा होते हैं और इनका हकीकत से बहुत कम ताल्लुक होता है। और आप अगर हमारी इस वक्त सिचुएशन देखें इकोनॉमी की, कि इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं वो कहाँ खड़े हैं, तो वो अगर उनको कोई देख ले या फिर आईएमएफ की रिपोर्ट कोई पढ़ ले, जो अभी रिसेंट रिपोर्ट आई है आईएमएफ की रिव्यू के बाद, जो जिस पे हमें $700 मिलियन मिले हैं, उसको अगर आप ये सारी पार्टीज जो भी कैंपेन कर रही हैं ये अगर एक नज़र देख लें कि उसमें उन्होंने किन खदशात का इजहार किया है और क्या क्या जो है हमें इक़दाम करने हैं इस बार। क्योंकि ये बिजनेस एज यूजुअल अब नहीं होगा कि पिछले कोई 20-30 सालों से हम हर 5 साल 3 साल बाद इस तरह की बात करते हैं कि जी अब हम वही चीज़ें करेंगे जो पिछली मरतबा जो है वो कारामद नहीं हुई थी, उसी तरह के वादे करेंगे। तो ये बिजनेस एज यूजुअल अब चलेगा नहीं, क्योंकि अब जो है ना वो 4 बड़े एरियाज हैं जो प्रायोरिटी पे देखने हैं, उसके लिए एक प्लान की जरूरत है। और मैं ये कहता हूँ कि ये 300 यूनिट्स 200 यूनिट्स फ्री देना, 200% इजाफा करना, चले ये सब मान लेते हैं, कर लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये कहाँ से फंड करेंगे, कैसे करेंगे, ये प्लान मुझे नजर नहीं आ रहा। या फिर किस तरह से कर्जों को कम करेंगे, जो बैरूनी कर्जे हैं वो इमरान 70-80 अरब डॉलर आपको तकरीबन चाहिए अगले 2-3 सालों में बैरूनी कर्जों को पे करने के लिए, 70 अरब डॉलर कम से कम। और उसके साथ जो अंदरूनी कर्जा है जो बैंकों से लिया हुआ है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से लिया हुआ है गवर्नमेंट ने, जो सबसे ज्यादा कर्जा गवर्नमेंट जो है उठा रही है मार्केट से, सारा पैसा मार्केट से उठा रही है और वो खर्च कर रही है, अपने अखराजात को कम नहीं कर रही, वो एक अलग बहुत बड़ा मसला है। फिर आपको पता है एनर्जी का बड़ा मसला है, एनर्जी महंगी भी है और सस्टेनेबल भी नहीं है और टाइम पे मिलती भी नहीं है, सप्लाईज का भी इशू है। फिर उसके साथ टैक्सेस का बर्डन बहुत है इकोनॉमी के ऊपर। और फिर उसके साथ साथ लास्ट जो बड़ा मसला है, मैं लास्ट तो नहीं कहूंगा, बट एक चौथा बड़ा मसला वो ये है कि गवर्नमेंट का अपना फुटप्रिंट बहुत है अभी भी, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, उसे भी कम करना है। तो मुझे अगर कोई प्लान नजर आए ना, तो मुझे ये 200 यूनिट्स 300 यूनिट्स का कोई मसला नहीं है, दे भी दें आप, फ्री भी दे दें, कुछ भी कर लें, पीआईएसपी की अमाउंट बढ़ा सर, दें। बात यही है ना कि जहां से हमने ये विशेष सर्कल है 2018 में या उससे पहले शुरू किया था, आज डॉट उसी के ऊपर हम आके खड़े हो रहे हैं आवाम से झूठे वादों के हवाले से। बात यह कि ये इलेक्शन हो जाएंगे और इलेक्शन के साथ ही जो है फिर वो फिस्कल ईयर का बजट आएगा और बजट इंतहाई मुश्किल बजट होगा। तो ये जो सियासी जमातें हैं, और पहला बजट तो अमूमन ज़ाहिर के सख्त इसलिए भी ले लिया जाता है कि एक मैंडेट के साथ आती हैं, तो आवाम को किसी खुश फहमी में नहीं रहना चाहिए। कम अज़ कम मैं यहाँ से बैठ के एक ये बात कहना चाह रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप मुत्तफ़िक़ हैं तो आप भी इसके ऊपर बात करें।
बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि किसी खुशफहमी में रहना नहीं चाहिए, और उसके उसके फैक्ट्स हैं सामने आपके। आप देखिए महंगाई की जो शरह है वो इस तरह से सोचा जा रहा था कि पिछले 2-3 महीनों में नीचे आई, लेकिन आप देखें गैस की प्राइसेस को बढ़ाना पड़ा। पहले बिजली की कीमतें बढ़ी, फिर गैस की कीमतों को बढ़ाना पड़ा, तो वो जो महंगाई की शरह को थोड़ा सा नीचे आना था। इवन तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमत जो है वो काफी नीचे आ चुकी है, और पेट्रोल की कीमतें नीचे आती हुई नजर भी आई हैं आपको, 50, 60, 70 रुपए नीचे भी किया गया है। लेकिन उसका उसका जो सेकंड राउंड इम्पैक्ट होता है, यानी कि वो आहिस्ता आहिस्ता चीजों पे जो ट्रिकल डाउन होता है, डिफरेंट अशिया खुर्दनोश की होती है उन पे इम्पैक्ट आता है, या फिर पहनने ओढ़ने की चीजें होती है उन पे इम्पैक्ट आता है, वो बहुत स्लो आया है। वो मार्केट स्ट्रक्चर हमारे पास वैसा नहीं है जिसके ऊपर ये इंश्योर किया जाए कि अगर मार्केट पीछे प्राइसेस नीचे गिर रही हैं तो उसका इम्पैक्ट आवाम के ऊपर भी जो है वो दिया जाए, आवाम को भी उसका बेनिफिट दिया जाए। तो वो नजर नहीं आया। फिर गैस की प्राइसेस बढ़ गई डेफिनेटली, तो गैस की प्राइसेस को बढ़ाने की वजह से डिफरेंट जो है चीजों में फिर इजाफा हो, कीमतें बढ़ती है तो डेफिनेटली अक्रॉस द बोर्ड जो है वो महंगाई होती है। तो हुआ ये है कि इस वक्त महंगाई की जो है वो कमी उस तरह से नहीं आ रही। आज भी 29% पे महंगाई है, 2% पे ग्रोथ है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं इमरान कि इतना बड़ा फर्क किस तरह से पूरा होगा। ये पूरा कर लिया जाए बड़ी बात है, उसके लिए प्लान की जरूरत है, बार बार कह रहा हूं मैं, स्ट्रैटेजी की जरूरत है, टीम की जरूरत है, एम्पावर्ड जो है वो एक पूरे जो है वो टीम की जरूरत है जो कि इस चीज को इम्प्लीमेंट करे, आईएमएफ के साथ डील करे। मैं आपको ये बताऊं, आईएमएफ के साथ डील करना भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आईएमएफ कहेगा कि जी कोई प्लान लेकर आए, ये नारे मुझे नहीं चाहिए। इनफैक्ट ये नारे लगाकर आईएमएफ को आप जो है एक तरह से उनके लिए अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें कि आईएमएफ क्योंकि बाद में ये चीजें पीछा करेंगी सर, बाद में ये चीजें पीछा करेंगी और यही आवाम होगी इनके सरों पर खड़ी होगी। मैं ये जानना चाह रहा था कि एक जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जो आगे जाके बनने वाला है, जो भी, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि 2/3 मेजॉरिटी तो पाकिस्तान में नहीं आती किसी के पास इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, और एक कोलिशन गवर्नमेंट जो है वही फॉर्म होगी। तो जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो कोलिशन गवर्नमेंट को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि उसमें उनका जो कंफर्ट लेवल है वो उस हुकूमत के साथ ज़्यादा होता है जो अक्सरियत के साथ आई होती है, पॉलिसीज़ का तसलसल होता है। कोलिशन गवर्नमेंट में तो हर किसी को बांटना पड़ती है ना सारी चीज़ें, तो वहाँ पर ज़रा उनका भी डिस्कम्फर्ट होता है। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि मेजॉरिटी जो होती है उसके पास फायदा ये होता है कि डिसीजंस रुकते नहीं है। कोई कानून बनाना हो, कोई कानून चेंज करना हो, कोई कानून जो है वो आगे लेकर आना हो, तो वो सिंपल मेजॉरिटी हो या सुपर मेजॉरिटी हो, 2/3 के साथ कोई आए, कोई भी पार्टी आए 2/3 के साथ आए, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी परफॉर्मेंस और उसकी डिलीवरी, उसमें बहुत फर्क हो सकता है बनिस्बत एक कोलिशन गवर्नमेंट का। डेफिनेटली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये देखते हैं कि कितनी इंपावर्ड है गवर्नमेंट। और दूसरी बात ही, अगर मैं ये कहूंगा कि कोलिशन में भी अगर आपके पास एक लीडिंग पार्टी है और उसके साथ कुछ कोलिशन में आ जाते हैं तो उसमें कोई इतनी बुराई नहीं है जितने आजकल हम कह रहे हैं कि जी कोलिशन बहुत वीक हो जाएगी और उससे बड़ा मसला होगा। लेकिन हाँ, आइडियली ये होना चाहिए कि एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट हो। और देखिए मैं फिर वही कह रहा हूँ, 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी गवर्नमेंट आती है वो बहुत अच्छा होगा, उसके साथ उसका एक प्लान होता है सॉलिड, और ये कॉग्निजेंट होती है, वो रियलाइज करती है कि जी कितना ज्यादा इस वक्त प्रॉब्लम है, कर्जे कैसे हैंडल करने हैं, टैक्सों को कम भी करना है, ग्रोथ को भी लाना है, इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट करना है, इकोसिस्टम बेहतर करना है, एक आम आदमी को पढ़ाना भी है, एक बच्चों को पढ़ाना भी है। सोशल इंडिकेटर्स देखें आप कहाँ जा रहे हैं। मैं तो 2 चीजें कह रहा हूँ, एक ये कि वो 4 पॉइंट्स मैंने किए जो अपफ्रंट है, कर्जों को हल करना, एनर्जी को ठीक करना, टैक्सेस को कम करना, और एसओईज जो है, जो स्टेट ओन एंटिटीज है, इनसे जान छुड़ाना या इनको ठीक करना या इनको जो है प्राइवेटाइज करना। तो ये 4 एरिया तो अपफ्रंट है ना। उसके साथ साथ सोशल इंडिकेटर्स बड़े प्रॉब्लमैटिक है। इसको कोई बात नहीं कर रहा कि आपका 23 मिलियन बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, 25 मिलियन बच्चा दूसरा जो है वो इन स्कूल है, वो बेचारे उसको सही से पढ़ाई नहीं मिल रही, साफ पानी पीने का पानी नहीं मिल रहा, हेल्थ केयर के बड़े प्रॉब्लम्स हैं, स्टंटिंग के इश्यूज हैं, मेल न्यूट्रिशन के इश्यूज हैं, माएँ हमारी जो है सेहत पर नहीं है। तो हमारी जनरेशन स्टेक पे है। और हम ये कोलिशन गवर्नमेंट का तो सर ये हम ट्रेलर देख चुके हैं ना, ये 16 महीने की जो पीडीएम हुकूमत थी और उसके बाद जो जितनी भी फिस्कल मिसमैनेजमेंट है, महंगाई है, वो जो है खाते में डाल दी शहबाज शरीफ के, और पीपल्स पार्टी उसको ओन नहीं कर रही। ये सारी चीजें हमारे सामने ही हैं। एब्सोल्युटली, देखें ये तो बिल्कुल सही कहा आपने कि पीडीएम की जो गवर्नमेंट थी उसमें तो, अच्छा मैं एक और चीज कहूँ बड़ी इंटरेस्टिंग, पीडीएम की गवर्नमेंट में कोई ऑपोजिशन नहीं थी एज सच, उसके बावजूद जो है वो इतना प्रॉब्लम रहा। तो आप सोचिए, मेरे ख्याल में एक इफेक्टिव ऑपोजिशन, एक ऑपोजिशन का होना बहुत जरूरी है ताकि ऑन टूल्स रखे कोई भी गवर्नमेंट में, उसको ऑन टूल्स रखे कि तो ऑपोजिशन का होना, आपको अब रियलाइज हो रहा है कि ऑपोजिशन का होना कितना जरूरी था। तो ऑपोजिशन नहीं थी, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, उसकी वजह से पीडीएम गवर्नमेंट जो थी वो बड़ी रिलैक्स थी। और देखें हाल क्या हुआ इकोनॉमी का, जितनी खराबी थी उससे और ज्यादा खराबी हो चुकी। लेकिन अब हमें ये देखना है आगे जाते हुए इमरान, हमें ये डिबेट करनी है
कि किसके पास प्लान है, और नहीं है तो प्लीज बात करें उस पर कि देखिए आपके पास प्लान नहीं है तो लेट्स डू समथिंग, कुछ ना कुछ मिलाएं, कुछ ना कुछ टीम्स अरेंज करें, आप एक्सटर्नल हेल्प ले लें, एडवाइजर्स को अरेंज करें। दुनिया के बड़े बड़े एडवाइजर्स हैं, आपके पाकिस्तान में बड़े बड़े जो है एडवाइजर कंसल्टेंट्स हैं जिनको आप एंगेज करके केस स्टडीज करके अपने कस्टमाइज अप्रोच बना के एक अच्छी प्लान करके और आईएमएफ के साथ जाके डील कर सकते हैं, दुनिया के डोनर्स के साथ डील करना है, चाइना के साथ डील करना है। सबसे बड़ा इस वक्त जो चैलेंज है वो चाइना के साथ होगा, क्योंकि 30% चाइना ने कर्जा देना है आपका, और आईपीपीस की भी आपने उनकी पेमेंट करनी है, तो चाइना के साथ। अच्छा, एक वेरी क्विकली कमेंट ये चाहूंगा कि इस वक्त जो केयरटेकर गवर्नमेंट है उसने कितना फिस्कल स्पेस या एक ब्रीदिंग स्पेस पैदा कर दिया है अगली हुकूमत के लिए, या आपके जो डेट रिटायरमेंट है या आपका जो लोन्स हैं उनके रोल ओवर के हवाले से? कर्जा तो एक्चुअली बढ़ गया है इस हुकूमत केयरटेकर गवर्नमेंट का। अगर पिछले ये 6 महीने देखें, 7 महीने, और उसको पिछले 6-7 महीने से कंपेयर करें तो पिछले पूरे साल में जो बैंकों से कर्जा लिया गया था केयरटेकर के पीरियड में, बैंकों उसका जो है पूरे साल का 6 महीने में कर्जा ले लिया गया, जो पिछले पूरे साल में लिया था उन्होंने 6 महीने में ले लिया। तो एक्चुअली देखिए, मैं केयरटेकर गवर्नमेंट को जो है ना वो ब्लेम नहीं करता, उसकी वजह ये कि उनका स्टेक भी कम है, वो तो एक अफेयर्स को मैनेज करने के लिए आए हुए ना। उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस ये दी है कि उन्होंने रिव्यूज आईएमएफ के साथ सही किए हैं, अच्छे किए हैं, ऑन बोर्ड रखा है आईएमएफ को, साथ में एक प्रोग्राम लेके चल रहे हैं, टैक्स के टारगेट्स पूरे किए। ऑल्दो टैक्स के टारगेट्स को मैं सक्सेस नहीं कहता, उसकी वजह ये है कि आपने टैक्सेस बहुत ज्यादा लगा दिए और टैक्स आपके पास 1 साल में आ गए, तो उसका मतलब ये कि 6 महीने में आ गए, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपने बड़ा अच्छा काम कर दिया। लेकिन जो केयर टेकर का अपना जो मैंडेट था उन्होंने वो निभाया है, और वो केयर टेकर का इतना ही जो है वो मेरे ख्याल में हो सकता है। उनके ऊपर हम ये नहीं डाल सकते कि जी वो उन्होंने ये सही नहीं किया और गलत किया। मेरे ख्याल में मैंडेटरी गवर्नमेंट आएगी, उसकी सही अकाउंटेबिलिटी और परफॉर्मेंस देखनी चाहिए और करना भी चाहिए। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे। और आवाम वंस अगेन 300 यूनिट बिजली फ्री और 200% तनख्वाहों में इजाफा, ये इंतखाबी नारे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और अगली जो भी हुकूमत होगी ये नारे उसका पीछा करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से 5 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घरों के वादे का किया था। छोटा सा ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे।